हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। एनालिसिस कैसे रहेगा? सेम पैटर्न में हम एनालाइज करेंगे। कंपनी के बारे में बात करेंगे, देन सेक्टर के बारे में बात करेंगे, देन फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे एंड गवर्नेंस के बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। तो ये एक 5 पॉइंट एनालिसिस रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का। तो यहां ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश मैं आज आप लोगों के लिए करने वाला हूं, बट उसके पहले एक बार फिर से आप लोगों को आपका प्रॉमिस और मुझे मेरा प्रॉमिस याद दिला देता हूं। मेरा प्रॉमिस है क्वालिटी कंटेंट का, वो मैं आपको लेके आ रहा हूं, आपके सामने लेके आ रहा हूं। आपका प्रॉमिस है वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइए इस रिक्वेस्ट के साथ मैं इस कंपनी का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा बोलते ही हमें लगता है ओके यार, ये तो ऑटो इंडस्ट्री है, तो ऑटो इंडस्ट्री के हिसाब से हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। बट यहां महिंद्रा एंड महिंद्रा को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसका कंसोलिडेटेड बिजनेस एंड स्टैंड अलोन बिजनेस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑटोमोटिव इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू महिंद्रा एंड महिंद्रा। रीजन क्या क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब करेंगे तो वो और डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक एक रैशनल वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट पहले बता देता हूं, जैसे आप लोगों को सबको पता है, ऑटो इंडस्ट्री डेफिनेटली उनका मेन फोकस एरिया रहा है और आगे भी आने वाले समय में रहेगा। बट इन्होंने बहुत सारी एक अच्छी सब्सिडरीज भी डेवलप की है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप बात करोगे तो टेक महिंद्रा की बात आती है, या फिर लॉजिस्टिक्स में बात करोगे तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स आता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स, ये कंपनी आती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम बात करेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ये कंपनी भी वहां पे नजर आ रही है। एंड ऑल दीज कंपनीज आर ट्राइंग टू ग्रो वेरी वेल। तो इस वजह से कंसोलिडेटेड बिजनेस अगर आप देखोगे तो ये सारे बिजनेसेस को आपको देखना होगा, बिकॉज जब भी आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक खरीदोगे तो वहां पे इनडायरेक्टली ये कंपनीज का भी होल्डिंग आपके पास आने वाला है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, अभी तो एटलीस्ट, कि जहां पे जियो एंड हमारा रिटेल अभी तक लिस्टेड नहीं है, सो कंप्लीटली रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब देखा जाता है तो एज अ होल कंपनी ही देखा जाता है। जब वो कंपनीज लिस्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट अप्लाई किया जाएगा ऑन द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वहां पे होल्डिंग होगी। तो उसी तरीके से बहुत सारी जो सब्सिडरीज है महिंद्रा एंड महिंद्रा की, वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग हो चुकी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा इज होल्डिंग मेजॉरिटी स्टेक इन ऑल दीज कंपनीज। तो वहां ये कंसोलिडेटेड बिजनेस को उसी तरीके से हमने देखना चाहिए। तो इस एनालिसिस में हम स्टैंड अलोन बिजनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। जब फाइनेंशियल्स की बात आएगी तो ऑब्वियसली वी विल गो टू द कंसोलिडेटेड नंबर्स आल्सो, एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेटेड नंबर का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। सो आइए इसमें पहले कंपनी का जब हम एनालिसिस करते हैं तो इनका जो ऑटोमोटिव बिजनेस है उसमें इनके मार्केट शेयर्स कैसे, ये पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर थोड़े बहुत इधर उधर चेंज होते रहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेयर ओवरऑल, तो वो चेंजेस होते रहेंगे। कोई कंपनी एग्रेसिव होगी, कोई कंपनी डिफेंसिव होगी, तो ये सारी चीजें चलती है। सो अप्रोक्सीमेशन में ये नंबर्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ट्रैक्टर ये जो एक कंट्रीब्यूटर रहा है रिसेंट टाइम में, जहां पे रूरल इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एंड दैट्स व्हाई जो सारे ऑटोमोटिव सेक्टर्स में अगर कोई एक सिल्वर लाइनिंग हमें नजर आ रही है तो वो है ट्रैक्टर सेक्टर, जहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अ मार्केट लीडर विथ 40% मार्केट शेयर। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है महिंद्रा एंड महिंद्रा की ट्रैक्टर बिजनेस। तो यहां पे जब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने वाला हूं इसी वीडियो में, तो वहां एस्कॉर्ट के साथ भी कुछ कंपैरिजन आप लोगों के सामने में प्रेजेंट करना चाहूंगा। देन पैसेंजर व्हीकल्स, ये सबसे वीक लिंक है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। इन्होंने बहुत कोशिश की है, मतलब सीडान में तो नॉर्मल जो कार से वहां पे तो वो आ ही नहीं पाए ना, हैचबैक में उन्होंने कुछ मार्केट शेयर गेन कर पाए। ओवरऑल सिर्फ 7% का मार्केट शेयर है इनका पैसेंजर व्हीकल्स में। तो वो एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा का नजर आता है। जब हम सेक्टर की बात करेंगे तो वहां पे और डिटेल में इसको एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, यहां पे एक मार्केट लीडर की पोजीशन महिंद्रा लेके बैठा हुआ है, विच इज एट 47%। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। एंड पिकअप सेगमेंट जो है वहां अराउंड 62% का मार्केट सेगमेंट है। तो यहां सबसे बड़ी वीक लिंक है पैसेंजर व्हीकल्स,
जो सबसे बड़ा मार्केट भी है। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम बीइंग एन ऑटोमोटिव कंपनी, बट सबसे बड़ा जो मार्केट है वहां पे आपका मार्केट शेयर सबसे कम नजर आ रहा है। जो प्रोमिनेंट नाम हम देखते हैं, फिर वो मारुति हो या टाटा भी आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंप्रूव, बट मारुति हो, ह्यूंडई हो, ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो भी मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और इनका अगर दूसरा पेन पॉइंट अगर आप देखोगे तो इनके जो निश सेगमेंट में इन्होंने कुछ एक अपना अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली कुछ मार्क बनाने की कोशिश की होगी विद XUV 500 जैसे ब्रांड के साथ। तो वहां पे ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो उनको चैलेंज कर रहे हैं और वहां से भी मार्केट शेयर का लॉस होने के चांसेस यहां पे नजर आ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। तो ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट इस कंपनी का अभी नजर आ रहा है। सो अगर स्टैंड अलोन बिजनेस के हिसाब से, ऑटोमोटिव बिजनेस के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ ट्रैक्टर ये एक सेगमेंट काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी दो LCV और पिकअप में इनके मार्केट शेयर अच्छे हैं, बट बोथ दी सेगमेंट्स आर वर्स्ट अफेक्टेड बाय दी कोविड इंपैक्ट। तो वो भी प्रॉब्लम इनके सामने अभी फॉर सम टाइम रहेगा। सो ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही सेगमेंट है जो प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है स्टैंड अलोन बिजनेस में, और बाकी जो सेगमेंट्स है वहां पे अभी भी प्रॉब्लम्स फॉर सम टाइम कैन कंटिन्यू। ये एक चैलेंज कंपनी को हमेशा रहेगा। नाउ अगर ऑटोमोटिव बिजनेस में हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में चलते हैं तो दैट इज सेक्टर एनालिसिस। सो सेक्टर एनालिसिस में वैसे ही हम बात करेंगे तो साइक्लिकल सेक्टर है ये। ऑटो इंडस्ट्री की एक अच्छी खासी साइकिल 18-19 में ओवर होती हुई नजर आ रही थी और वहां से एक वैसे भी डाउन टर्न नजर आ रहा था। अगर आप कोई भी ऑटो कंपनी का एनालिसिस देखोगे जो उन्होंने प्रेडिक्शंस किए हुए थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2020 टिल 31 मार्च 2021, उन्होंने वैसे ही स्लगिशनेस बोला था सबने कि भाई हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये साल काफी स्लगिश रह सकता है। उसके ऊपर से BS6 का चीज आई जहां पे उनको चेंजेस करने हैं। उसके ऊपर से अभी एक कोविड ने तो पूरा का पूरा डैमेज कर दिया डिमांड का कल्चर। उस वजह से ये पर्टिकुलर सेक्टर इज गोइंग थ्रू वेरी रफ फेज। तो वहां जहां एक्सपेक्टेड था कि 21-22 कुड बी अ गुड ईयर हो सकता है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2021 बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट, क्योंकि ये साल में तो कम गाड़ियां बिकने वाली है तो उस वजह से 21-22 काफी अच्छा लगेगा। बट इफ यू विल कंपेयर इट विद 18-19 एंड 19-20 तो उस हिसाब से वो स्लगिश ही हो सकता है विच द इंडस्ट्री वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो ये साइक्लिकलिटी इंपैक्ट करेगी, बट वहां पे अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो इनका जो कंट्रीब्यूटर है अच्छा खासा वो है ट्रैक्टर सेगमेंट विच इज लुकिंग वेरी गुड। इस साल की रेंज अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया मॉनसून हो रहा है, इसके पहले का भी सीजन काफी अच्छा रहा है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये पर्टिकुलर जो सेक्टर रहेगा काफी बड़ा फेस सेवर हो सकता है फॉर दिस कंपनी। पैसेंजर व्हीकल्स वैसे ही डैम्पन थे, उनका वैसे ही डिमांड कम थी ओवरऑल, ऊपर से इनका मार्केट शेयर कम था, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम तो वहां पे भी है। दूसरा, अगर ये सेक्टर में आप देखोगे पर्टिकुलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ अगर हम एनालाइज करेंगे तो इनकी जो डिपेंडेंसी है रूरल मार्केट पे वो बहुत ज्यादा है। अभी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस बड़े हैं, आई वाज लुकिंग एट दी Q1 नंबर्स, तो वहां पे मैं कुछ नंबर्स आप लोगों के सामने अगर प्रेजेंट करता हूं। सो यहां रूरल सेगमेंट ने अराउंड 62% ऑफ द सेल्स, जो टोटल सेल्स हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा के 62% हैव कम फ्रॉम द रूरल एरियाज। अब यहां पे ये हाईलाइट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने किया था, इवन न्यूज चैनल्स पे भी ये हाईलाइट हुआ था कि 62% ऑफ द रेवेन्यू और द सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द रूरल सेक्टर। बट यहां पे एक चीज याद रखनी होगी, जून का जो क्वार्टर था वहां पे अर्बन एरियाज, मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यूज को, तो वहां पे लॉकडाउन होने की वजह से सेल्स नहीं हो पाया था। अप्रैल वाज अ कंप्लीट वॉश आउट। तो वो भी एक रीजन है व्हाई देयर इज अ 12% राइज इन दी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रूरल एरियाज। पहले ये 50% तक होता था, 50-50, 50 रूरल 50 अर्बन। यहां पे ये 62% पे गया और 38% अर्बन है। तो उसके पीछे के रीजंस ये है कि भाई लॉकडाउन था, नॉट कि कंप्लीटली मतलब वो बहुत ही ग्लोरियस तरीके से चल रहा है रूरल और यहां पे बहुत खराब है, ऐसा नहीं। दो ट्रैक्टर सेगमेंट के सेल्स अच्छे रहे हैं, बट वो हमेशा ही अच्छे ही ठीक ठाक ही रहते हैं। इनका जो मार्केट शेयर है ये 41, 42, 43% तक भी जा चुका है ट्रैक्टर में, जो अभी लास्ट क्वार्टर में इन Q1 FY21 इट फेल डाउन टू 39%। तो बट आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 40-41% तक ये रहना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर ये सेक्टर की हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि निश सेगमेंट्स में जो XUV 500 ये वाला जो सेगमेंट है अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक अच्छा SUV सेगमेंट में एक अच्छा एक्सेप्टेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा को है।
तो वहां कुछ नए चैलेंजर्स आ रहे हैं, फिर वो हेक्टर हो या फिर वो सेल्टॉस हो, ये अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं इंडिया में, और वहां पे एसयूवीज की डिमांड वैसे भी बढ़ रही है। इवन ट्रेडिशनल प्लेयर्स लाइक मारुति भी वहां पे एसयूवीज में दे आर फोकसिंग अ लॉट। उनका अर्टिगा ये मॉडल तो काफी सक्सेसफुल रहा ही रहा। इवन अभी एस क्रॉस वगैरह मॉडल्स भी लॉन्च करके वहां पे चैलेंज सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेटली निश सेगमेंट तो आपने क्रिएट किया है, बट वहां पे भी अगर चैलेंजेस सामने आएंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इवन अगर आप टाटास को भी देखोगे तो उन्होंने भी जो फोकस एसयूवी सेगमेंट में रखा है तो वो भी काफी ज्यादा चैलेंजेस प्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। दो रूरल एरियाज में इनके जो बोलेरो हो या फिर स्कॉर्पियो हो ये जो व्हीकल्स है उनका एक्सेप्टेंस काफी अच्छा है, स्टडी व्हीकल्स के हिसाब से जाने जाते हैं। सो मुझे लगता है कि still the demand will be high on rural areas। बाकी अगर ओवरऑल आप देखोगे सेक्टर वाइज अगर मैं बात करेंगे तो आई स्टिल फील कि नेक्स्ट 2 years आर गोइंग टू बी क्वाइट sluggish फॉर दिस सेक्टर। दो 2021-22 में हम वापस वो 18-19 के नंबर शायद देख सकते हैं, बट आप अगर टेक्निकली देखोगे पूरा नंबर्स वाइज एनालाइज करोगे सो 2 to 2.5 years का स्लगिशनेस ऑटो सेक्टर में पॉसिबल है। बट यहां पे अगर कुछ हमें देखना है तो नेक्स्ट चीज हमने देखनी चाहिए वो है इसके ओवरऑल वैल्यूएशंस कैसे है, तो वहां मैं बताऊंगा। बट नेक्स्ट सेगमेंट रहेगा फाइनेंशियल्स का। तो फाइनेंशियल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा के कैसे नजर आते हैं, तो यहां पे भी अगर आप फाइनेंशियल्स देखने जाओगे तो कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिवेन्यूज, टोटल कंसोलिडेटेड रिवेन्यूज आप देखोगे तो दोज रिवेन्यूज कम फ्रॉम दी सब्सिडरीज। फिर वहां पे हो टेक महिंद्रा हो, महिंद्रा हॉलीडेज हो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ये सारी कंपनीज यहां पे टोटल रिवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहां अगर आप ट्रेडिशनली कंसोलिडेटेड बिजनेस के फाइनेंशियल्स देखने जाओगे तो शायद कुछ नंबर्स आपको स्केरी लग सकते हैं। जैसे अगर इनके डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे कंसोलिडेटेड, सो दैट इज अराउंड 2.07 एंड द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 1.28 टाइम्स। तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत खराब है, 2.07 का डेट टू इक्विटी रेशियो एंड हार्डली देयर इज अ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 1.28। बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वहां पे 51% का स्टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्ड करता है उस कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट उसके डेट टू इक्विटी रेशियो पे आएगा। बट अगर मैं स्टैंडअलोन बिजनेस की बात करता हूं तो स्टैंडअलोन बिजनेस का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का दैट इज 0.09, तो वहां पे 32 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। तो कोई प्रॉब्लम मुझे कंपनी के नंबर्स में वैसा नजर नहीं आता है। दो अगर स्लगिशनेस हम देखेंगे, जो नेट इनकम का आप देखोगे नंबर देखोगे या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें खराब होती हुई नजर आई है। एंड उसके पीछे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ऑटो इंडस्ट्री। सो ऑटो इंडस्ट्री से जो ऑटो सेगमेंट से जो भी कंट्रीब्यूशन इस कंपनी को आ रहा है दैट इज द रीजन व्हाई द रिटर्न ऑन इक्विटी इज एट 6.62%। अगर मैं स्टैंड अलोन बिजनेस की भी बात करता हूं एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 14.11%। दो स्टैंड अलोन जो बिजनेस है इनका ऑटोमोटिव का, इट इज ट्रेडिंग एट 30 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये रिसेंटली ये जो राइज हुई है ऑलमोस्ट 50% की राइज हुई है, फ्रॉम 20 to 30 तक ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ग्रो हुआ है। तो ये री रेटिंग आने के पीछे के रीजंस हमें ऐसे लगते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट फेज में, दैट इज द वैल्यूएशन पैरामीटर। तो वैल्यूएशन पैरामीटर पे अगर मैं बात करता हूं, ये री रेटिंग जब होती है तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव बिजनेस के हिसाब से नहीं होती। तो यहां कुछ वैल्यूएशन अगर मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या होल्ड करता है, और उसके बाद बात करेंगे। सो टेक महिंद्रा में महिंद्रा एंड महिंद्रा इज होल्डिंग 26.04%। तो एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टेक महिंद्रा 15,000 करोड़ रुपीज की होल्डिंग महिंद्रा एंड महिंद्रा की है टेक महिंद्रा में। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 51% का स्टेक है M&M का इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। सो वो 51% का जो वैल्यू बनता है वो क्लोज टू 8,000 करोड़ रुपीस बनता है। महिंद्रा का जो दूसरा और एक कंपनी है लॉजिस्टिक्स, जिसमें 58.4% का होल्डिंग है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, सो वो वैल्यूएशन बनता है क्लोज टू 1,100 करोड़ रुपीस। एंड महिंद्रा हॉलीडेज, ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड एक कंपनी है, तो वहां पे 67% का स्टेक है कंपनी का, तो वो 1,300 करोड़ रुपीस का वैल्यूएशन है। तो अगर मैं सबको ऐड करूंगा,
सबको ऐड करूंगा तो अराउंड 25 to 26,000 करोड़ रुपीस के सब्सिडरीज का होल्डिंग यहां पे नजर आता है. Obviously, we will attach 20% discount to these valuations and that's why it will go down to close to 20,000 crore rupees. तो आज अगर मैं बात करूंगा अराउंड 75 to 80,000 करोड़ रुपीस के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट वैल्यूएशन है. तो इसमें से अगर मैं 20,000 करोड़ रुपए निकाल देता हूं तो क्लोज टू 50,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन हम बोल सकते हैं कि भाई इसके जो ऑटो बिजनेस है उस वजह से आता हुआ नजर आ रहा है. तो इसमें अगर मैं सिर्फ ट्रैक्टर बिजनेस का वैल्यूएशन लेता हूं तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, क्योंकि ट्रैक्टर में अगर कोई एक लिस्टेड प्लेयर है जिसका वैल्यूएशन काफी अच्छा रिच वैल्यूएशन जिसे मिला हुआ है विथ लोअर मार्केट शेयर, तो वो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, जिसका 75 to 76% का जो रेवेन्यू आता है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है, वो ट्रैक्टर बिजनेस से आती है. तो वहां पे 15,000 करोड़ रुपीस पे अराउंड 11 से 12,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन एस्कॉर्ट्स को जो मिला है, हम बोल सकते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रैक्टर बिजनेस. तो 12,000 करोड़ रुपए का उसका वैल्यूएशन हम ट्रैक्टर बिजनेस का दे रहे हैं एस्कॉर्ट्स को. तो उसके कंपैरिजन में अगर वो 11% का मार्केट शेयर है, इसका 40% का मार्केट शेयर है ट्रैक्टर बिजनेस में, तो सीधे सीधे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज टू 40,000 करोड़ रुपए तक का 40,000 करोड़ रुपए तक का वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू जो एस्कॉर्ट्स को मिला उसके हिसाब से वैल्यूएशन ट्रैक्टर बिजनेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए. सो उस हिसाब से मुझे लगता है हमने डिस्काउंटिंग सब्सिडरीज की है. जो एक प्लेयर लिस्टेड है मार्केट में ट्रैक्टर का, जो एक ग्लोरियस बिजनेस नजर आ रहा है या फिर जिसकी अर्निंग विजिबिलिटी काफी अच्छी नजर आ रही है, और जिस तरीके का विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि फार्मर्स का इनकम वहां पे बढ़ना चाहिए, तो वहां स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी, उनके पास ये डिस्पोजेबल इनकम आएगा, उनको लगता है कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने फार्म इक्विपमेंट के लिए करनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे वो बेनिफिशियल होता हुआ नजर आता है हमें. एंड दैट्स हाउ वो अर्निंग विजिबिलिटी, अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी हमें नजर आ रही है. सो वी विल नॉट बी सरप्राइज कि 40 से 45,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ट्रैक्टर बिजनेस ले सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का. बाकी जो बिजनेसेस है, फिर वो पैसेंजर व्हीकल्स हो या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हो या फिर पिकअप सेगमेंट वाले व्हीकल्स हो, जहां पे भी वो दो सेगमेंट में भी उनका मार्केट लीडर का पोजीशन है, तो डेफिनेटली हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो बिजनेस कुछ काम के ही नहीं है. दे आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू द वैल्यूएशन ऑफ महिंद्रा एंड दैट्स व्हाई आई फील कि ये रैशनल वैल्यूएशन पे नजर आ रही है कंपनी. एंड अभी जो आपने देखा है ये 20 to 30 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिर्फ ऑटोमोटिव बिजनेस को जो मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये री रेटिंग हो रहा है. सो इट्स लाइक the institutional investors are looking at Mahindra and Mahindra as a long term player and that's why the re-rating is happening. तो यहाँ ओवरऑल ग्रोथ इनके जो बाकी की सब्सिडरीज होंगी, फिर वो टेक महिंद्रा होगी या महिंद्रा हॉलीडेज होगी, थोड़ा टाइम लगेगा हॉलीडेज वगैरह ये कंपनीज को इंप्रूव होने के लिए. फिर लॉजिस्टिक्स, आई थिंक दैट इज अनदर कंपनी विच इज गोइंग टू डू वेल. एंड महिंद्रा फाइनेंशियल पे तो वैसे ही company is very gung ho. I am not saying you go and invest in that company, but still their focus is there, so they are focusing on that. So अगर वो click होता है, if you ask me, अगर आप मुझे बोलोगे बजाज फाइनेंस या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, I'll choose बजाज फाइनेंस. But still महिंद्रा एंड महिंद्रा as a business they will try and improve their businesses because उनके पास भी बहुत सारी सब्सिडरीज अवेलेबल है to grow. So they have the customer base with them. So if everything falls in place, so they can also grow very well because base काफी छोटा है and rural markets में presence काफी अच्छा है. तो अगर वो नेटवर्क को वो अच्छी तरीके से यूज करेंगे तो आई स्टिल फील कि एक अच्छा ग्लोरियस फ्यूचर अवेलेबल है. तो इस हिसाब से सारी चीजें अगर हम एनालाइज भी करेंगे, सो एक ओवरऑल कंसोलिडेटेड बिजनेस का वैल्यूएशन काफी रैशनल नजर आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई फील कि ये भी स्टॉक आपकी रडार पे बिल्कुल और बिल्कुल होना चाहिए. सो आपने आपकी रडार पे इसे रखिएगा. लास्ट पैरामीटर दैट इज गवर्नेंस पैरामीटर. एज महिंद्रा ग्रुप इज नोन फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे कोई निगेटिव न्यूज हमने कभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा रिलेटेड चीजों के बिजनेस वाइज या फिर फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज वगैरह ऐसे कभी सुनी नहीं है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे देयर इज नो रीजन व्हाई वी शुड से कि नहीं गवर्नेंस में कुछ प्रॉब्लम है. वी डू नॉट फील देयर इज एनी प्रॉब्लम. ओवरऑल बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज हो रही है कंपनी. The promoters have given full responsibility and what we can say powers also to the professionals to run these companies.
दैट्स व्हाट वी आर सीइंग कंसिस्टेंटली एक ग्रोथ बाकी सारी सब्सिडरीज में भी हमें इनकी नजर आती है. सो दैट्स व्हाई ओवरऑल अगर ये कंपनी आप देखोगे तो एक अच्छी कंपनी नजर आ रही है एंड दैट इट शुड बी ऑन योर रडार. बाकी इस कंपनी को रेटिंग्स हमने कैसे दी है तो वो अगर आपको देखना है तो यू कैन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट investindia.in. वहां पे आप लोग इसकी टोटल रेटिंग्स को देख सकते हो. इसके रिलेटेड हमारे और भी क्या ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स कैसे, वो सारी चीजें भी आपको हमारी वेबसाइट investindia.in पे मिलेंगी. तो अगर आपको लगता है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, यू डू कंसिडर आर रिसर्च प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस या फिर MFNI जिसपे हम रिव्यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. और इफ यू वांट की सम असिस्टेंस इन योर पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग और टोटल कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, तो वो सारी चीजें भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. डू कंसिडर. और आपका वादा वापस एक बार आपको याद दिलाता हूं, आप यहां तक आए हो मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो. शेयर कीजिए इस वीडियो को आप लोगों के, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. आशा करूंगा कि ये वीडियो भी आपको काफी अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.